नमस्कार साथियों, इस कहानी को आप बिल्कुल भी गलत अर्थ में मत लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी हमारे समाज में हो रही ऐसी ही कुछ घटनाओं से रूबरू कराने वाली है, जिनके कारण हमारे रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है और शक का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। सुहागरात एक ऐसी रात होती है जो कि पूरे जीवन में एक ही बार मिलती है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई यदि एक से अधिक विवाह करे तो उसकी सुहागरात भी एक से ज्यादा हो सकती है, मगर मेरे लिए तो यह मेरी पहली ही सुहागरात थी। नशीली रात, मदहोश कर देने वाली रात, या फिर यूं कहें कि अपनी आगोश में ले लेने वाली रात। आज मेरी भी सुहागरात थी। मेरा नाम अविनाश है। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। 2 महीने पहले ही मेरा विवाह अंजलि से पक्का हुआ था। मम्मी पापा और भैया और भाभी ने लड़की को खुद जाकर पसंद किया था। लड़की की तस्वीर मैंने भी देखी थी। निहायत ही काफी खूबसूरत थी अंजलि, इसलिए मैंने भी देखते ही तुरंत हाँ कह दिया था। आज मेरा विवाह अंजलि से हुआ और आज मेरी और अंजलि की सुहागरात थी। मेरे दोस्त, मेरी भाभी सभी मुझसे लगातार हंसी मजाक किए जा रहे थे। मुझे कमरे की ओर उन्होंने धकेल दिया और फिर दोस्तों ने पीछे से आवाज लगाई, मेरे दोस्त आज तेरी सुहागरात है, इसलिए पहले सुहागरात मनाना, फिर भाभी से जान पहचान करना। यह कहते हुए उन्होंने मुझे कमरे में धकेला। जी हाँ, मैं थोड़ा शर्मीला, शालीनता युक्त और सिद्धांतवादी विचारधारा का नौजवान था। मेरा सोचना था कि विवाह सिर्फ 2 जिस्म का नहीं, बल्कि यह 2 आत्माओं का मिलन होता है, और जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनसे हमारे जिस्म का मिलन तो हो सकता है, लेकिन हमारी आत्माओं का मिलन कैसे होगा। इसलिए मेरा सोचना था कि एक दूसरे को समझकर, पहचान कर ही ऐसे संबंध आगे बढ़ाए जाएं, तो यह विश्वास से भरा हुआ, खुशी, सुख और संतुष्टि प्रदान करने वाला रिश्ता हो सकता है। मेरे इन्हीं विचारों के कारण ही मेरे दोस्तों ने मुझसे ऐसा कहा। मैंने भी कमरे में प्रवेश किया। हल्का सा प्रकाश पूरे कमरे में अपनी आभा प्रकट कर रहा था। यह हल्का सा प्रकाश पूरे कमरे को सुंदरता प्रदान कर रहा था, और कमरे में स्थित फूल जो पूरे कमरे को सुगंधित और उत्तेजित कर रहे थे। मैं अंदर गया और दरवाजा बंद किया। फिर मैं आगे बढ़कर पलंग पर बिस्तर पर अंजलि के ठीक बगल में बैठ गया और फिर अंजलि से बात करने लगा। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे और अंजलि के बीच ज्यादा बातें पहले कभी नहीं हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ और अनजान ही थे, मगर अंजलि अभी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप खामोश बैठी रही। मैं फिर थोड़ी देर रुका और अपने हाथों से उसका घूंघट धीरे धीरे उठाने लगा। धीरे धीरे हुस्न से पर्दा उठता गया, चांद पर से बादल हटता गया और चांद की झलक दिखने लगी। वाकई में अंजलि बहुत खूबसूरत थी। हल्का प्रकाश उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। निहायत ही नशीली दिख रही थी अंजलि। मैं उससे बातें करने लगा, कभी घर की तो कभी बाहर की। बातें करते करते हम एक दूसरे को काफी हद तक जान पहचान गए, और धीरे धीरे अंजलि भी अब खुलकर मुझसे बातें करने लगी थी। कुछ वह कहती तो कुछ मैं कहता। हम फिर खूब हंसते, फिर बातें करने लगते। ऐसे ही करते करते न जाने कब कमबख्त रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। सुबह भाभी ने दरवाजा खटखटाया तो नींद खुली। देखा तो सामने घड़ी पर सुबह के 8 बज रहे थे। भाभी ने हंसते हुए मजाक वाले लहजे में आवाज दी, क्या बहू, रात खत्म हो गई? अब तो बाहर आ जाओ, फिर रात आएगी तो देवर जी के पास चले जाना। कहते हुए भाभी किचन की तरफ बढ़ी। अंजलि जल्दी जल्दी उठी और बाहर की ओर निकलने लगी। मैं चादर खींचकर वहीं सो गया। बाद में मैं भी उठा और तैयार होकर घर से बाहर निकला। दोस्त लोग बार बार फोन कर रहे थे, उनसे मिला। उन्होंने अपना मजाक करना शुरू कर दिया और कहने लगे, अरे यार बताओ ना, रात में क्या क्या हुआ था? मैं हंसकर टाल देता, अरे छोड़ो ना, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम खुद देख लेना। ऐसे करते करते घूमते फिरते वह दिन भी निकल गया। रात हुई। एक बार फिर मैं और अंजलि कमरे में आपस में हंसी मजाक करने लगे, ढेर सारी बातें करने लगे।
बातें करते करते ऐसे ही कमबख्त फिर एक बार सारी रात गुजर गई और पता ही नहीं चला। आज फिर से मेरी सुहागरात अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो सकी। भाभी ने फिर आवाज लगाई, अरे बहू जागो, तुम्हारे बाबूजी आए हैं तुम्हें लेने के लिए, आज तुम्हारी विदाई है। यह कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। अंजलि ने भी मुझे जगाया और बोली, अजी उठिए, मेरे पापा आए हैं मुझे लेने के लिए, इसलिए आप भी चलिए और पापा से मिल लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी उठा और तैयार होकर बाहर की ओर निकला। कुछ समय के बाद अंजलि मुझे बाय बाय करते हुए गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी उससे बाय बाय का इशारा किया, फिर उसके करीब जाकर उसे धीरे से आई लव यू कहा और उसे विदा किया। विदा होकर वह अपने घर चली गई और एक दिन के बाद मैं भी अपनी पोस्टिंग पर जम्मू कश्मीर निकल पड़ा। अंजलि अपने घर पहुंची, सामान घर में रखा और कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी भाभी आई और बड़े ही मजाक वाले मूड में उसके गालों को खींचते हुए बोली, क्या हुआ, बहुत थक गई हो क्या? दामाद जी ने 2 रातों में सोने भी नहीं दिया होगा, जो अब उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा। पूरे घर को छोड़कर अकेले कमरे में बैठ गई, मगर अंजलि मुंह फुलाए कुछ नहीं बोली। भाभी मामला समझ नहीं पा रही थी। वह अंजलि के मुंह को पकड़े हुए उससे बोली, क्या हुआ नंदन रानी, क्या बात है, आते ही आप इतनी नाराज क्यों हो गई? अंजलि गुस्से से बोली, भाभी मम्मी पापा ने शादी से पहले लड़के के बारे में जानकारी ली थी क्या? भाभी बड़े आश्चर्य से बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया? अंजलि बोली, भाभी लड़का तो नामर्द है। भाभी बड़े आश्चर्य से बोली, नामर्द? क्या बोल रही हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, यह तुम क्या कह रही हो? फिर अंजलि ने अपनी भाभी को अपनी सुहागरात का सारा किस्सा कहकर सुनाया कि कैसे 2 रात अविनाश अपनी सच्चाई छुपाने के लिए बातें बना बना कर ही पूरी रात गुजारता रहा। ये सब बातें सुनकर भाभी अपनी सास की ओर दौड़ी। यह बात आग की तरह पूरे घर में फैलने लगी थी। भाभी ने दौड़कर अपनी सास को बताया, यानी अंजलि की माँ को। अंजलि की माँ ने गुस्सा होते हुए अंजलि के पिताजी से सारी बात कह दी। अब ये सब सुनकर अंजलि के पिता बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने आनंद फानन में अविनाश के पिताजी को फोन लगा दिया। फोन की घंटी बजी, ट्रिन ट्रिन। अविनाश के पिता ने फोन का रिसीवर उठाया और बोले, हेलो, बोलिए समधी जी, नमस्कार। गुस्से से भरते हुए अंजलि के पिता बोले, समधी जी मत कहिए मुझे, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। इतना जोर शोर से पूरे समाज के सामने मैंने डंके की चोट पर अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से किया था। आपको तो मैं भला मासूम समझता था, मगर आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तभी अविनाश के पिता बोले, अरे समधी जी बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं, और क्या चीटिंग किया है हमने आपसे, कौन सा धोखा दिया हमने आपको? आपने जो कहा, जैसे कहा वैसे ही तो शादी हुई है, फिर इसमें चीटिंग और धोखा शब्द कहां से आ गए? गुस्से से भरे हुए अंजलि के पिता बोले, आपका बेटा नामर्द है, नामर्द, और आपने एक बार भी हमें नहीं बताया। नामर्द और मेरा बेटा, यह कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या, या फिर सुबह सुबह ज्यादा पी ली है? मेरा बेटा और नामर्द है, और मुझे इतने सालों में पता भी नहीं चला? यह भला कैसे हो सकता है? गलत बात मत कीजिए समधी जी। अरे गलत बात तो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने हमें धोखा दिया है। आपका बेटा नामर्द था और आपने झूठ बोलकर उसे मेरी बेटी के पल्ले बांध दिया। यह आपने ठीक नहीं किया, धोखा किया है आपने मेरे साथ, और इसका बदला तो मैं आपसे जरूर लेकर रहूंगा। गुस्से में कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। अब गुस्से से भरते हुए अविनाश के पिता ने अविनाश की माँ को आवाज लगाई, अजी सुनती हो अविनाश की मम्मी, थोड़ा जल्दी इधर आना। हाथ में बर्तन लिए बेचारी दौड़ते हुए अविनाश की माँ आई। हाँ जी कहिए, काहे सुबह सुबह इतने गुस्से में हैं? अरे गुस्से में क्यों ना हो, अंजलि के पिता बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नामर्द है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारा लड़का नामर्द कैसे हो सकता है? कौन कह रहा है? और जो भी कह रहा है सरासर झूठ है। अविनाश की माँ गुस्से से लाल होते हुए बोली। तभी अविनाश के पिता बोले कि अंजलि के पिता बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? अविनाश की मम्मी बोली, अंजलि के पिता को यह झूठी बात किसने कही, और कौन बोलेगा ऐसा? अरे अंजलि बोली होगी,
लड़का मर्द है कि नामर्द है उसकी पत्नी से बेहतर और कौन बताएगा। कुछ तो ऐसी कुछ ना कुछ बात रही होगी ना कि जिस वजह से अंजलि ने अपने पिता से ऐसी बात कही कि अविनाश नामर्द है। जरा पता तो करो कि आखिर माजरा क्या है। सोचते हुए अविनाश की मम्मी ने किचन की ओर प्रवेश किया। फिर अविनाश की भाभी से अविनाश की मम्मी ने सारी बात बताई। अविनाश की भाभी भी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, मगर फिर भी वह अविनाश की मम्मी को समझाते हुए बोली, आप चिंता न करें माँ जी, मैं अविनाश से बात करके देखती हूँ। इतना कहकर वह टेलीफोन की तरफ बढ़ी। फिर उसने अविनाश को टेलीफोन लगाया। फोन की घंटी बजी और उधर अविनाश की यूनिट के किसी फौजी ने फोन उठाया। हाँ कहिए, कौन बोल रहे हैं? आवाज आई, जी मैं अविनाश की भाभी बोल रही हूँ। जरा अविनाश से बात हो सकती है क्या मेरी? ओके, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम तुरंत अविनाश को बुलाते हैं। यह कहते हुए फौजी अविनाश को बुलाने चला गया। अब थोड़ी देर बाद अविनाश आया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और बोला, हाँ भाभी प्रणाम। बोलिए, कैसे याद किया? भाभी बोली, देवर जी यह सब हम क्या सुन रहे हैं? अविनाश बोला, मतलब भाभी मैं कुछ समझा नहीं। फिर भाभी ने सारा किस्सा कहकर सुनाया कि सभी लोग तुम्हें नामर्द कह रहे हैं। ये सब सुनकर अविनाश बड़ा क्रोधित हुआ और गुस्से से भरते हुए बोला, सचमुच भाभी शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। आप तो मेरा नेचर और स्वभाव जानती थी। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य किया था, मगर लगता है कि अब मुझे अपना स्वभाव बदलना ही पड़ेगा। खैर भाभी कोई बात नहीं, मम्मी पापा से कहिए कुछ दिन रुकें, उसके बाद फिर जैसी सबकी मर्जी वैसा ही करें। इतना कहते हुए अविनाश ने फोन रखा और कुछ दिनों की छुट्टी के लिए उसने अर्जी डाल दी। अविनाश को छुट्टी मिल गई। अविनाश छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचा। घर पर अविनाश के मम्मी पापा सभी नाराजगी से भरते हुए उससे दूर दूर ही थे। अविनाश अपनी भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपने ससुराल जा रहा हूं। 2 दिन में वहां से वापस आऊंगा। उसके बाद मम्मी पापा को बोलिएगा कि जैसा उन लोगों को ठीक लगे वैसा करें। मैं भी उनकी औलाद हूं, उनका बेटा हूं मैं उनकी इज्जत डूबने नहीं दूंगा। और रही बात मेरी, तो मैं अभी अपने ससुराल वालों को बताता हूं कि मैं मर्द हूं या फिर नामर्द। ये कहते हुए अविनाश अपनी ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय की यात्रा करने के पश्चात अविनाश अपने ससुराल पहुंच गया। अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा कोल बैल की घंटी बजाने लगा। अंदर से आवाज आई, हाँ कौन? रुको मैं आती हूँ। कहते हुए अंजलि की भाभी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने अविनाश एक सूटकेस लिए खड़ा था, लेकिन वह दरवाजा खोलकर कुछ नहीं बोली, सिर्फ हाथों से उसे अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर की ओर बढ़ गई। आगे चलकर उसने अविनाश को एक कमरे की तरफ जाने का इशारा किया और उसे कमरे में जाने को कहा। अविनाश भी अपना सामान लिए उस कमरे में पहुंच गया। सामान को रखकर वह वहीं पलंग पर चुपचाप बैठा रहा, मगर कोई उससे बात करने वाला, उससे पूछने वाला वहां कोई नहीं था। शायद किसी को कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके घर का दामाद पहली बार उनके घर में आया है। अविनाश भी चुपचाप पलंग पर बैठा रहा। समय से खाना आया। अविनाश ने थोड़ा बहुत खाना खाया और बैठा रहा। 1-2 बार अंजलि आई, पानी दिया और चुपचाप बिना कुछ कहे चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। शाम से रात हुई और रात का खाना लिए अंजलि की भाभी अविनाश के पास आई और बोली, खाना रखा है टेबल पर, खा लीजिएगा। इतना कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। तभी अविनाश अपनी जगह से उठा और बोला, भाभी मैं खाने नहीं आया हूँ, बस चाहता हूँ कि आज की रात आप अंजलि को मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। आज की रात वह मेरे साथ रहेगी और कल के बाद आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग कीजिएगा। इतना कहकर अविनाश ने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और अपने बिस्तर पर चला गया। थोड़ी देर बाद अंजलि ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया और दरवाजे को बंद कर दिया और फिर बिस्तर पर अविनाश के बगल में बैठ गई। अविनाश ने एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, ज्यादा कुछ बोला नहीं और उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर सुला दिया। उस रात अविनाश ने यह साबित कर दिया कि मर्द और मर्दानगी क्या होती है। उसने अंजलि को यह एहसास करा दिया कि सचमुच मर्द क्या होता है। अपनी अंतिम लीला समाप्त कर अविनाश अंजलि से बोला, समझ में आ गया
कि मर्द किसे कहते हैं, और कभी भी किसी मर्द की शालीनता को देखकर उसकी मर्दानगी पर शक मत करना। मर्द आखिर मर्द ही होता है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक हो तो अब घर आ जाना, मैं भी फुर्सत से छुट्टियां लेकर ही आया हूँ। सच कहते थे मेरे दोस्त, सुहागरात में पहले सुहागरात मनाना फिर जान पहचान करना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो अपनी शालीनता और सिद्धांतों के आगे बंधा खड़ा था, मगर अब नहीं। यह कहते हुए अविनाश उठा और बाथरूम की ओर चला गया। सुबह हो चुकी थी। अंजलि बहुत खुश थी और उसे यकीन भी हो गया था कि उसका विवाह किसी नामर्द से नहीं बल्कि पक्के वाले मर्द से हुआ है। वह बहुत खुश थी और दौड़ते हुए सबसे पहले अपनी भाभी के पास पहुंची और खुश होते हुए भाभी से रात का पूरा किस्सा कहकर सुना दिया और बोली, नहीं भाभी, ये नामर्द नहीं है बल्कि ये तो पक्के मर्द हैं। मैं ही गलत थी जो इन्हें नामर्द समझ बैठी थी। भाभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। वह दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और फिर उसने उन्हें अंजलि की सारी बातें बताई और बोली, माँ जी, हमारे दामाद जी नामर्द नहीं बल्कि पक्के मर्द हैं। अंजलि की माँ खुश होते हुए बोली, क्या कहा, सचमुच हमारे दामाद नामर्द नहीं है? यह तो बड़ी खुशी की बात है। फिर उसने अंजलि के पिता से सारा किस्सा कह सुनाया और बोली, आप तो खामखा ही दामाद जी पर शक कर रहे थे, हमारे दामाद जी तो पक्के मर्द हैं। यह सुनकर अंजलि के पिता के चेहरे पर भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भी बहुत खुश थे और फिर बोले कि भाग्यवान, हमसे गलती हो गई है जो हमने अविनाश के पिता को बुरा भला कह दिया। हमें तुरंत ही उनसे माफी मांगनी चाहिए। इतना कहकर वह फोन लगाने की आगे की ओर बढ़े। पूरा घर खुश था। जिस दामाद के आने पर कोई उसे पूछ नहीं रहा था, कोई सेवा नहीं हो रही थी, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, अब उसी दामाद का कद्र कई गुना बढ़ गया था। सभी के चेहरे पर खुशियां लौट रही थी। अविनाश भी सुबह सुबह ही ब्रश करके स्नान कर चुका था और अब अपने घर जाने की तैयारियां कर रहा था कि तभी अंजलि की भाभी हाथों में खाने की थाली लिए थाली में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, 2 प्रकार की सब्जी, अचार, मिठाइयाँ आदि सजाकर अविनाश के पास लेकर पहुंची और खुश होते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, अरे दामाद जी, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अपने कपड़ों को बैग में भरते हुए अविनाश बोला, अपने घर जा रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा? अरे ठीक है दामाद जी, घर तो जाना ही है, पहले कुछ खा तो लीजिए। यह कहते हुए अंजलि की भाभी ने थाली अविनाश की तरफ बढ़ा दी। अविनाश थाली को एक तरफ करते हुए बोला, भाभी जी, यह खाना मुझे नहीं बल्कि मेरी मर्दानगी को खिलाइए, वरना मुझे कौन पूछ रहा था, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे नामर्द ही साबित कर दिया था। किसी को मेरी परवाह नहीं थी। जब मैंने अपनी मर्दानगी को साबित कर दिया तब कहीं जाकर आप सबको मेरी परवाह हुई, हमारी याद आई, इसलिए मुझे इस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहते हुए अविनाश ने अपना बैग उठाया और आगे की ओर बढ़ा और फिर मुड़कर बोला, तो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं मर्द हूँ, और अगर अब भी कोई शंका हो तो पहले मुझे बताना, मेरे घर वालों को नहीं, क्योंकि गोली तो मुझे ही चलानी है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, जब भी इच्छा हो तो अंजलि को भेज दीजिएगा। यह कहते हुए अविनाश एक झटके से घर से बाहर की ओर निकला और अपने घर जाने लगा। अविनाश रास्ते भर सोचते जा रहा था कि मेरे दोस्त सच कहते थे कि इस जमाने में, आज के समय में शालीनता, सिद्धांत, आचरण, इनका कोई मोल नहीं है। दिल की भावनाओं को कोई समझना ही नहीं चाहता। सभी को बस अपनी अपनी जरूरतों की पड़ी है। धैर्य नाम की तो कोई चीज नहीं आज के लोगों में। बस सभी को अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जीना आता है। चलो खैर, अच्छी बात है। कहते हैं ना कि हर घटना दुर्घटना कुछ ना कुछ सीख इंसान को जरूर देकर जाती है, और आज मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। यह सोचते हुए वो अपने घर चला जाता है। साथियों, आज के समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आए दिन देखने को मिलती रहती है कि शक के आधार पर रिश्तों में दरार पड़ती जाती है और वह रिश्ते एक समय ऐसा आता है कि समाप्ति के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए साथियों, रिश्तों को बनाए रखिएगा और कोशिश करिएगा कि रिश्तों के बीच में शक नाम की कोई चीज ना हो, ताकि आगे चलकर हमारे रिश्ते मजबूत हों और रिश्तों में भरपूर प्यार और मोहब्बत हो।
तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार मजेदार बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।